देखिए छात्रों, आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन अर्थात भूआकृतिक प्रदेश, उनका विभाजनों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान को भूआकृति की दृष्टि से या तो भौतिक विभाजन की दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वो मुख्य भाग हैं पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पहला नंबर, पूर्वी मैदानी भाग दूसरा नंबर, अरावली पर्वतीय प्रदेश तीसरा नंबर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश चौथा नंबर। इस तरह से राजस्थान के अंदर कुछ पठारी भाग भी हैं, मैदानी भाग भी हैं, और पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, और पुनः मरुस्थलीय भाग या कुछ मैदानी भाग भी स्थित है। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये राजस्थान भारत के लगभग उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी जिलों, जो दक्षिणी जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा वह रेखा है जो किसी ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से गुजरती हो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दिखाती है, ऐसी रेखा है। यह रेखा बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर की कुछ सीमा में, अधिकांश भाग इसका बांसवाड़ा में है, लेकिन डूंगरपुर कुछ सीमा से होकर के या टच होकर के सीमा से गुजरती है। तो आपको अक्षांश स्थिति इसकी मालूम हो जानी चाहिए राजस्थान की, कि यह कुछ भाग तो राजस्थान का उष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में। और इसका अधिकांश भाग, ज्यादातर भाग जो है राजस्थान का, वो है उपोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध। दोनों नाम है उसके, उष्ण कटिबंध एक, दूसरा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात राजस्थान कुछ भाग तो इसका, ये वाला भाग जो है ये तो उष्ण कटिबंध में स्थित है, और इससे ऊपर का जो भाग है वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थिति रखता है। सीधा सीधा दिख रहा है। इससे ऊपर का जो भाग होगा वो उपोष्ण कटिबंध में आएगा, इससे कुछ नीचे का जो भाग होगा वो उष्ण कटिबंध में आएगा। राजस्थान कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी रखता है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर से जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पर श्री गंगानगर, इनकी सीमाएं लगती हैं। कुछ बाड़मेर की सीमा भी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर जिले की ही लगती है। राजस्थान जो है, मैंने बताया आपको, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल का, यानी कि ये जो वर्ग किलोमीटर में है, इसका लगभग 60% भाग अकेला हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय भाग की सीमा कहां से है? अब मैं आपको इनकी सीमाएं बताता हूं। इन चारों जो मूल भाग हैं, इनकी सीमाएं देखते हैं हम, कहां से कहां तक है और कैसे कैसे इनका विभाजन हुआ है। जो दक्षिणी पूर्वी भाग, पठारी भाग आपको दिख रहा है, ये इसका विस्तार है। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में इसका विस्तार है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का। इसके बाद मैदानी भाग आ जाता है। मैदानी भाग का विस्तार यहां से अगर हम शुरू करते हैं पूर्वी भाग से, ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है।
पूर्वी मैदानी भाग भरतपुर, अलवर, जयपुर, यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली, कुछ भाग टोंक का है, सवाई माधोपुर का भी है। यहाँ पर बूंदी है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद में कुछ भाग है यहाँ पर, और इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्र भी पूर्वी मैदानी भाग का ही अंग है। ये जिले आपको याद करने पड़ेंगे, इनका अलग से मानचित्र बना के याद करने पड़ेंगे। जब तक आप जिलों का विभाजन या जिलों के लोकेशन नहीं पहचानोगे तब तक इनका ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो पूर्वी मैदानी भाग इनको हम अगले टॉपिक में सिखाएंगे आपको। इसके बाद आ जाता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कैसे गुजर रही है, इसकी दिशा क्या है राजस्थान में? ये राजस्थान के आप देख रहे हो दक्षिणी पूर्वी यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर के राजस्थान के मध्य भाग को क्रॉस करते हुए ये पहुंच जाती है राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग तक। ऐसा कह सकते हैं हम कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से प्रारंभ होकर के ये रेखा राजस्थान को विभाजित करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है और उत्तरी पूर्वी भाग में जाके मिलती है। यहाँ पर आगे दिल्ली तक भी जा रही है। हमारी जो संसद भवन है या राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण भी अरावली की पहाड़ियों पर ही हुआ है। अरावली की पहाड़ियों में इसके बाद हम आ जाते हैं, जो ये भाग आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के इधर का ऊपर का पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, ये है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी कि आज जो है हमको इतना समझ में आना चाहिए कि जो चारों भाग हैं किस किस तरह से विभाजित हुए हैं, कहाँ पे इनकी स्थिति है, अवस्थिति है। आज जैसे हमको ये समझ में आ गया, इसके बाद हम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसको थार का मरुस्थल के नाम से भी हम जानते हैं। इसे हम थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। थार का जो मरुस्थल है इसका निर्माण, इसका जो विभाजन है इसे देख सकते हैं हम कि अरावली के पश्चिमी भाग की जो सीमा है, पूर्वी तो यह है और पश्चिमी सीमा यह है। पश्चिमी सीमा से लेकर के यहाँ तक हुआ है इसका विस्तार है। तो ये जो मरुस्थल है ये हमारे राजस्थान के लगभग 60% भाग पर है। मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के 60% भाग पर है। इस मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है इसका निर्माण तैतीस सागर से माना जाता है। किससे? तैतीस सागर से। और जो अरावली पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड का भाग बताई जाती है। ये गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, ये प्राचीन काल में ये भूखंड रहे थे या फिर महाद्वीप या कह सकते हैं आप उनको महासागर रहे थे, भूखंड रहे थे। जैसे कि राजस्थान को हम देखते हैं, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान के जो ये पूरे भाग हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई प्राचीन काल में, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। पूरा विश्व पहले पेंजिया महाद्वीप से निर्मित हुआ है। किससे? पेंजिया महाद्वीप से। ठीक है, ये पूरा महाद्वीप है। इसके मध्य भाग में तैतीस सागर की उत्पत्ति हुई थी। कौन सा सागर? तैतीस सागर। अब 33 सागर को भागों में बांट दिया इसको, पेंजिया को। इसका उत्तर का भाग तो था अंगारा लैंड, इसका दक्षिण की भाग था गोंडवाना लैंड। इस तरह से, ठीक है। अब राजस्थान की बात करें हम, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है।
ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से, और बाकी बचा हुआ भाग जैसे पूर्वी मैदान है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये दोनों भाग राजस्थान के जो मेजर पार्ट हैं ये दोनों के दोनों तैतीस सागर के पार्ट रहे हैं पहले, ठीक है। अब रहे थे 33 सागर था इन दोनों जगहों पे पहले, ये बीच में गोंडवाना लैंड का भाग हुआ, इन दोनों जगह 33 सागर था। तो 33 सागर से कैसे बने, 33 सागर से कैसे बने, धीरे धीरे हिमालय से आने वाली बड़ी नदियां जैसे सरस्वती है, सतलज है, घाघरा है, ये नदियों के क्षेत्र में प्रवाह क्षेत्र में आता था ये राजस्थान। इसके कारण नदियों के प्रवाह क्षेत्र कुछ नीचे की शक्तियों ने भी काम किया था, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप वगैरह है, इनसे भी राजस्थान में जो 33 सागर था उससे जो गड्ढा बना था सागर का वो उन नदियों के द्वारा पाट दिया गया, यानी जो रेत थी उसका जमाव इन दोनों भागों में हो गया, इन दोनों भागों में हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि रेगिस्तान में तो रेत अलग ढंग की है, यहाँ पे सूखा कम है, यहाँ पे सूखा ज्यादा है, ये बाद की जलवायु का परिणाम है। दोनों जगह नदियों द्वारा लाई गई रेत का जमाव हुआ है वैसे तो, लेकिन दोनों में डिफरेंट कुछ जलवायु विभिन्नता देखी जाती है अभी, जैसे कि पूर्वी मैदानी भाग में अलग जलवायु मिलेगी आपको, इस भाग में अलग जलवायु मिलेगी आपको। यहाँ पर शुष्क टाइप की जलवायु है, यानी कि डेजर्ट, यहाँ पर वनस्पति भी अलग है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इसका मूल कारण क्या है, वर्षा और तापमान की अधिकता है इसका मूल कारण। तो हमने देखा कि ये तो बना गोंडवाना लैंड से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये बना इससे 33 सागर से। इसकी बात की हमने, अब जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल मुख्यतः दो भागों में बांटा हुआ है, मुख्यतः दो भागों में बांटा हुआ है। थार का मरुस्थल राजस्थान में लगभग 62% भाग पर फैला हुआ है। थार का मरुस्थल वैसे देखा जाए तो इसका लगभग 38% भाग पाकिस्तान में भी है, और राजस्थान में इसका लगभग 62% भाग राजस्थान में है थार के मरुस्थल का। थार के मरुस्थल को भी हम वर्षा के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, जैसे कि ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, इससे इधर वाले पार्ट में पूर्वी वाले भाग में तो होती है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, और इस वाले भाग में होती है 20 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा। औसत वर्षा अगर हम कहें इस भाग में तो इसमें होती है 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इस भाग को क्या नाम दिया गया है, इस पूरे भाग को, इसको नाम दिया गया पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शब्द भी आ रहा है और शुष्क भी आ रहा है, मतलब रेत भी है और ड्राइनेस भी है, शुष्क मैदान। ये पूरा थार का मरुस्थल तो है, ये यहाँ ये पूरा जो मैंने यहाँ तक आ रहा है ये पूरा, इसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने इस तरह से। देखिए आप थार के मरुस्थल का जो विभाजन है वो देख लेते हैं। पहले तो हम दो भागों में बांटा, रेतीला शुष्क मैदान, और जो इधर का ये भाग है इसको हम बांगर प्रदेश कहते हैं, राजस्थान बांगर प्रदेश, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर भी कुछ अलग अलग भिन्नताओं के आधार पर इनको भी विभाजित किया है, इनको भी, इसको तो इन्होंने दो भागों में बांटा है और इसको इन्होंने चार भागों में बांट रखा है भूगोलविदों द्वारा। और इसके भाग कौन कौन से, एक तो है बालू का स्तूप क्षेत्र, दूसरा है बालू का स्तूप रहित क्षेत्र, या फिर चट्टानी क्षेत्र कह सकते हैं हम इसको। मैं आपको इन दोनों को बताता हूं, बालू का स्तूप क्षेत्र और बालू का स्तूप रहित क्षेत्र, ये इसकी बात कर रहा है, इससे इधर वाले पार्ट में इसके ही विभाजन है, ठीक है। ये जो प्रदेश है इसमें अधिकांश भाग पर लगभग 70% भाग पर, 65 से 70% भाग पर तो इसमें बालू का स्तूप मिलते हैं। बालू का स्तूप क्या होता है, रेत के टीले,
वो मिलते हैं, लेकिन इसके लगभग 30% भाग पर 30% भाग ऐसा भी है जहाँ बालू के स्तूप नहीं मिलते हैं या फिर कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलती है, फिर चट्टानें भी ऐसी नहीं, प्राचीन काल की चट्टानें हैं जो जुरेसिक युग की चट्टानें हैं, कुछ टर्सरी युग की हैं, इस क्षेत्र में मिलती है। यहाँ जैसलमेर है, यहाँ बाड़मेर है, इन दोनों के मध्य के, और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, तीनों के इनके मध्य के क्षेत्र में कुछ चट्टानें, प्राचीन काल की चट्टानें देखी जाती हैं। ये इस भाग का यानी कि शुष्क भाग का लगभग 30% भाग है, और ये जो बालू का स्तूप है वो लगभग 70% भाग पर स्थित है। राजस्थान बांग्ला प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ये बांग्ला प्रदेश है, आप देख रहे हो, इसकी सीमा रेखा मैंने बता दी पहले आपको, 50 से और 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसकी सीमा रेखाएं बनाती है दोनों तरफ। इसका ऊपर का जो भाग है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, घग्गर का मैदान, दूसरा लूनी नदी का बेसिन, लूनी नदी, अपवाह क्षेत्र, तीसरा शेखावाटी, अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, चौथा हो गया आपका ये उच्च भूमि हो गई नागौरी, उच्च भूमि का क्षेत्र। इस तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इनको, ये जो ऊपर का पार्ट है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ये तो है घग्गर नदी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भाग की। ये भाग है लूनी नदी, शेखावाटी का आंतरिक अपवाह क्षेत्र। तीसरा जो भाग है यह है नागौरी उच्च भूमि। ये चौथा जो भाग है ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। इस तरह से इनका विभाजन है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि आप जानते हो मरुस्थलीय क्षेत्र की तो क्या विशेषताएं रहेंगी, इनकी जो वनस्पति मिलेगी उसमें पत्तियों की संख्या कम मिलेगी, या फिर पत्तियां विलुप्त रहेंगी। यहाँ पर वर्षा रेखा 50 से 20 के सेंटीमीटर के मध्य में होती है। तापमान की अधिकता रहती है। शीत ऋतु में तापमान लगभग यानी कि सर्दी के समय यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है, यह 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ तापमान जल्दी से गिरता है और जल्दी से ही बढ़ता है। इस तरह से हमारा मुख्य जो विभाजन है आज राजस्थान का भौतिक विभाजन यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्यायों में हम जैसे अरावली पर्वत प्रदेश को देखेंगे।